देखिए, आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पहला टॉपिक। चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, शुरू में वर्णमाला ही पढ़ना सही होता है। ठीक है, तो पहला है वर्णमाला। जो हिंदी का पहला टॉपिक है वो है वर्णमाला। आपने वर्णमाला सीख रखी होगी अगर आपने संस्कृत पढ़ी हुई है, नहीं तो आप इसमें देखकर इन्हें उतार सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं। देखिए वर्ण की, वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं। अब इनकी तीन परिभाषाएं हैं वर्ण की। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरा है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब देखिए, आप कुछ भी भाषा बोलकर देखिए, जो सबसे छोटी होगी, आप देखिए, चलो यही है, सबसे आपने कोई एक शब्द बोला सबसे, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? स है, जो कि अपने आप में क्या है? वर्ण है। बै भी एक छोटी इकाई है, ये भी छोटी इकाई है, ये भी छोटी इकाई है। तो क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार भाषा हो या ध्वनि हो, यानी कि ध्वनि या भाषा का वह छोटे से छोटा रूप जिसे तोड़ा नहीं जा सकता वो वर्ण कहलाता है। यानी कि आप क्या नहीं कर सकते? स को आप तोड़ नहीं सकते। ये सबसे छोटा है ना, तो इसे आप तोड़ नहीं सकते। जैसे आपको परमाणु में जो उसमें कोई भी एलिमेंट होता है, आप ले लीजिए, उसका सबसे छोटा जो कण होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु। तो इसी प्रकार आप क्या, आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद है आपका वर्णमाला। जिस प्रकार फूलों की माला होती है, उसी प्रकार वर्णों की भी एक वर्णमाला होती है। जिस प्रकार देखिए, फूलों को हम एक पैटर्न में ही तो मतलब लगाते हैं, माला में, धागे में, तभी तो माला बनती है। इस प्रकार वर्णों का क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, वर्ण में वर्णमाला आपने पढ़ लिया, वर्ण आपने पढ़ लिया। अब देखिए, इसके बाद देखते हैं हम वर्णों के प्रकार। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन। अब बात करते हैं स्वरों के बारे में। देखिए, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, तो यानी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब ये होते कितने हैं? देखिए जरा, ए आ ई उ ऊ ऋषि, ए ओ औ आ। तो ये क्या है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर बात करते हैं इनकी संख्या की, तो ऑप्शन में अगर आपको 11 मिलता है तो 11 आंसर होगा, 13 मिलता है तो 13 होगा। लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे? 11 को देंगे। भाई अगर 11 ऑप्शन में है तो 11 होगा, 13 ऑप्शन में है तो 13 होगा। लेकिन अगर 11 और 13 में से आ जाए तो आपको 11 आंसर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये और ये इसमें हिंदी में नहीं लेते, संस्कृत में होते हैं 9। अब देखिए, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। 10 क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो ऋषि होता है वो लेखन की दृष्टि से तो स्वर होता है। देखिए कहाँ लिख रहा है ना, स्वर में लिखा हुआ है। अगर हम ऋषि को बोलेंगे, है ना, री बोलेंगे, तो किसकी आवाज़ निकाल रहा है? रा की आवाज़ निकाल रहा है। अब रा अपने आप में क्या होता है? व्यंजन होता है। तो इसलिए लेखन की दृष्टि से तो यह स्वर होता है और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि लेखन वह कौन सा वर्ण है जो लेखन की दृष्टि से स्वर है और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है? तो वो क्या है? ऋषि है। अब देखिए जरा, ये कितने थे? ये आपने हटा दिए तो कितने बच गए? 11 बच गए। अब इसमें से ऋषि भी हटा देंगे तो उच्चारण की दृष्टि से सिर्फ इतने ही तो होंगे। ये तो कितने हो गए? ये 10 हो गए। तो इसीलिए उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर हैं वे कितने हैं? वे 10 हैं। अब बात करते हैं स्वरों के प्रकार। देखिए, स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका ह्रस्व, नंबर 2 है आपका दीर्घ, और नंबर 4 तीसरा है आपका प्लुत। देखिए, ह्रस्व में क्या करते हैं? ह्रस्व में होता है एक मात्रा का समय लेते हैं, यानी कि वे वर्ण जो एक मात्रा का समय लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व कहे जाते हैं।
यानी कि हस्व के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ, दीर्घ कौन से हैं? जो 2 मात्रा का समय लेते हैं। अब देखिए हस्व आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जितने भी छोटे होते हैं, ए ई उ ऋषि, 1 मात्रा का समय लेते हैं। दीर्घ में इनके बड़े आ जाते हैं, देखिए ये रे, ठीक है। अब ये है इस तरीके से ए ओ औ, क्या करते हैं? 2 मात्रा का समय लेते हैं। इस प्रकार आपका देखिए तीसरा है आपका प्लुत। आपने संस्कृत में पढ़ा हुआ है, इतना कोई कुछ खास नहीं है। अगर संस्कृत की वर्णमाला हम पढ़ लेते हैं तो हिंदी की तो कुछ नहीं होती, सेम होता है और कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए प्लुत होते हैं आपका 3 मात्रा का समय लेते हैं। जैसे कि हम एक ओम बोलते हैं ना, ओ 3 और एम, यानी कि ये 3 होता है। क्या है इसका मतलब? अगर मैं लिख दूं आ के पीछे 3, आ के पीछे 3, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 ए है और ये 3 आ है और ये 3 क्या होंगे? ओ। तो ओम में जो ओ होते हैं वे कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब जरा नोट में एक बात और जरा नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर आपसे कहे कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो मोस्टली हम आंसर करते हैं 3, लेकिन स्वरों का एक और प्रकार भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी कि 2 स्वरों से मिलकर जो स्वर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये कितने होते हैं? 1 2 3 4, तो ये संख्या में कितने होते हैं? 4। अब जरा देखिए अगर वो आपसे कहे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अगर वो आपसे कहे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर करेंगे 3। अगर 3 नहीं है तो आपको 4 मिलेगा। अगर आपको देखिए अगर 3 है, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए 3 है तो 3, 4 है तो 4, लेकिन अगर आपका 3 भी है और 4 भी है तो अब आंसर क्या करेंगे? 3 करेंगे। अब बात करते हैं जो आई से एनक होती है, ए से एडी होती है, ए से एडी, ए से एनक, है ना, इस तरीके से होता है। तो ये बनता किससे है? छोटा आई बनता है किससे? ए से और ई से मिलकर छोटा बनता है। और आ में अगर छोटा जोड़ दे तो बड़ा बन जाता है। जैसे ए में ऊ जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा और ए में ओ जोड़ेंगे तो औ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बनते हैं, ये आपको संधि में काम आने वाले हैं, ये आप थोड़ा ध्यान से इन्हें याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वरों की संख्या की। मैंने आपको बता भी दिया था लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। स्वरों की संख्या 11 भी होती है, 10 भी होती है, 13 भी होती है। 11 होती है नॉर्मली जो सामान्य रूप से होती है, 13 में वो होती है जब हम अंग से अंगूर और अनाखाली जो बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, वो हम जोड़ देते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से होता है आपका 10। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि जिसमें आपका 10 हो तो 10 आंसर होगा, 11 होगा तो 11 और 13 होगा तो 13। लेकिन अगर आपका 10 भी है, 11 भी है और 13 भी है, तो तब आपको आंसर क्या करना पड़ेगा? 11 ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी आज हमने वर्णमाला में से आपके पढ़े हैं केवल स्वरों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में।